हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। चार चक्रव्यूह में रिया, वो कैसे, हम आपको समझाने जा रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के 85 दिन हो चुके हैं। अभी तक पुख्ता तौर पर कोई नतीजा नहीं निकला, लेकिन एक सच जो दुनिया के सामने है वो ये कि सभी जांच एजेंसियों की रडार पर है रिया चक्रवर्ती। रिया अभी 4 जांच एजेंसियों के चक्रव्यूह में फंसी हैं। वो आप समझिए कैसे और क्यों आखिर हम कह रहे हैं। सबसे पहले मुंबई पुलिस, फिर सीन में आया ईडी, उसके बाद आई सीबीआई की बारी और आखिर में एनसीबी की एंट्री हुई। देखिए ये चक्रव्यूह आप देख रहे हैं चारों तरफ घूमते हुए। अब देख लीजिए इन एजेंसियों ने रिया से अब तक कितने घंटे की पूछताछ की है। हम आपको विस्तार से सारी जानकारी देने जा रहे हैं। ये देखिए, मुंबई पुलिस रिया से 11 घंटे की पूछताछ कर चुकी है, ईडी 17 घंटे की पूछताछ कर चुकी है, सीबीआई कुल मिलाकर 35 घंटे की पूछताछ कर चुकी है। एनसीबी ने आज 6 घंटे की पूछताछ की। अब तक किसी जांच में रिया के खिलाफ कोई नतीजा नहीं निकला है, लेकिन एनसीबी जरूर एक्शन में है। एनसीबी ने 6 घंटे तक पूछताछ की है अब तक। कल भी पूछताछ होगी रिया से। आज एनसीबी ने रिया से करीब 6 घंटे तक पूछताछ की। रिया से ड्रग्स कनेक्शन को लेकर सवाल पूछे गए। हालांकि रिया के जवाबों से एनसीबी संतुष्ट नहीं है। रिया आज देर से पूछताछ के लिए पहुंची थी, इसीलिए कल फिर रिया को पूछताछ के लिए बुलाया गया। और इस वक्त का ताजा अपडेट यह है कि रिया को कल सुबह 10:30 बजे एनसीबी ऑफिस बुलाया गया है। ड्रग्स कनेक्शन को लेकर एनसीबी अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिसमें रिया का भाई शोभिक भी है। We are recording the statement, and due to the late arrival, the investigation couldn't be completed today. So the investigation will be continued tomorrow. She has been issued summon under 67 to appear before us tomorrow also. The investigation will continue. और ये 4 चक्रव्यूह जो हम आपसे कह रहे हैं ना, इन चारों चक्रव्यूह पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ 4 रिपोर्टर भी हैं। गणेश ठाकुर हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं। मुंबई पुलिस के बारे में जानकारी वो देंगे, इस जांच के बारे में। रक्षित सीबीआई पर जानकारी देंगे, मनोज वर्मा एनसीबी के बारे में बताएंगे और अंकित गुप्ता ईडी की जांच पर जानकारी देंगे। हम तमाम संवाददाताओं के पास चले उससे पहले एनसीबी की पूछताछ से बड़ी खबर यह है कि रिया ने ड्रग्स कनेक्शन की बात कबूल ली है। सूत्रों से खबर यह है कि रिया ने ड्रग्स लेने की बात मानी है। शोभिक के साथ ड्रग्स की बातचीत को भी रिया ने सही माना है। ये 5 जो बड़े खुलासे हुए हैं वो आपके सामने हैं। शोभिक सुशांत के लिए बासित से ड्रग्स लेता था, रिया ने यह बात कबूली है। शोभिक के जरिए सुशांत के लिए ड्रग्स मंगवाती थी, यह बात भी कबूल कर ली है रिया ने। बासित रिया के घर आता जाता था, यह भी एक बड़ी जानकारी दी है। रिया शोभिक जैद से संपर्क में भी थे, यह भी रिया ने कबूल कर लिया है। और 15 मार्च की चैट की बात भी उन्होंने मान ली है। ये 5 बड़े खुलासे रिया ने जो एनसीबी के सामने बातें मानी हैं। और आइए हम अपने तमाम संवाददाताओं का रुख कर लेते हैं एक एक कर। और सबसे पहले मनोज आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि एनसीबी की जो अब तक की जांच है उसी का कुछ हासिल नजर आ रहा है। 8 गिरफ्तारियां हुई हैं। क्या यह माना जाए कि अब अगला नंबर रिया का है? जी बिल्कुल, देखिए अखिलेश, ये कहना गलत नहीं होगा कि अगला नंबर रिया का जरूर हो सकता है। एनसीबी की जो टीम है वो पुख्ता सबूत इकट्ठा कर रही है रिया के खिलाफ। जिस तरीके से जो टेक्निकल एविडेंस है वो शोभिक के खिलाफ इकट्ठे हो चुके हैं, वो मिरांडा के खिलाफ इकट्ठे हो चुके हैं, दीपेश सावंत के खिलाफ इकट्ठे हो चुके हैं। अब जो एनसीबी की टीम है वो रिया चक्रवर्ती के खिलाफ टेक्निकल एविडेंस इकट्ठे करने की कोशिश कर रही है। और कल की जो पूछताछ होगी वो बेहद अहम पूछताछ होगी, क्योंकि दोनों भाई बहन को आमने सामने बैठाकर पूछताछ होगी। जिस तरीके से शोभिक ने अपने कबूलनामे में ये बताया है कि रिया उससे ड्रग्स मंगवाती थी, वो ड्रग्स सुशांत के पैसों से आता था और सुशांत को वो ड्रग्स दिया जाता था। तो अब जब कल रिया को शोभिक के सामने बैठाकर पूछताछ की जाएगी तो तमाम और खुलासे इस मामले में होंगे। आज रिया को सारी चैट दिखा करके जब पूछताछ की गई तो रिया ने वो बात कबूल की है कि वो जो चैट थी वो शोभिक के साथ कर रही थी और सारी चैट ड्रग्स को लेकर के थी। कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण होगा और ये देखना होगा कि आखिरकार कल जब सवाल करेगी एनसीबी की टीम तो क्या खुलासे। लेकिन एक पेच भी है। हम गणेश ठाकुर का अब हम लोग रुख करना चाहेंगे। और गणेश जरा देखिए, आप लगातार इस मामले की तहकीकात से भी जुड़े हुए हैं, पल पल की खबर दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। ये बताइए,
एनसीबी वाले मामले में अगर हम देखें तो अभी तक किसी चीज की बरामदगी नहीं हुई है। क्या इसके बावजूद आपको लग रहा है कि पूरे अंजाम तक इस मामले को पहुंचाया जा सकेगा? जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है उन्हें आगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो पाएगी, रिया के खिलाफ भी कार्रवाई हो पाएगी, और अदालत में क्या यह मामला ठहरेगा बिना बरामदगी के? जी देखिए, और इस तरह से स्ट्रैटेजिकली एनसीबी ने अपनी जांच आगे बढ़ाई है। कंजम्पशन और पोजेशन अगर नहीं होता है तो एनडीपीएस एक्ट में गुनाह साबित करने में बहुत दिक्कत आती है। इस वजह से पहले पेडलर्स को पकड़ा, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो ईडी ने रिट्रीव किया वो मिला, और उसके बाद इन सभी आरोपियों के बयान हैं। आरोपियों के बयान एडमिसिबल होते नहीं है, लेकिन फिर भी 164 करके दीपेश सावंत को अप्रूवर बनाने की कोशिश में एनसीबी है, ताकि इन सभी के खिलाफ अदालत में एक पुख्ता केस, एक मजबूत केस पेश किया जाए। अब जो व्हाट्सएप चैट है उससे ही पूरा खुलासा होता है, और जो पेडलर्स का जिक्र इसमें हो रहा है उनको ढूंढा जा रहा है। अभी भी 8 से 10 लोग ऐसे हैं जो एनसीबी के रडार में हो, जिनकी गिरफ्तारी इस मामले में हो सकती है, जो ड्रग्स देने में, प्रोक्योर करने में और इन तक पहुंचाने में शामिल थे। सुशांत के साथ काम करने वाले कुछ लोग हैं, जिनमें अब्बास एक नाम सामने आ रहा है, सैमुअल हॉकिब एक नाम सामने आ रहा है, विशाल जवीरी एक नाम सामने आ रहा है, और 2-3 नाम ऐसे हैं जो सुशांत के साथ थे, ड्रग्स लेते थे, और सुशांत के घर पे और लोनावला में जो पार्टियां होती थी उसमें भी उसका सेवन होता था। तो उनमें से भी कुछ लोग इस जांच का हिस्सा बनेंगे। इनके खिलाफ सबूत इकट्ठा, इनके बयान लिए जाएंगे, और इन्हीं बयानों के आधार पर एक मजबूत केस करने की कोशिश रिया के खिलाफ हो रही है। रिया भी अब मान चुकी है कि कोऑर्डिनेशन वो कर रही थी। जैद और बासित सुशांत तक भी मिले थे शोविक और रिया के जरिए। तो ये तमाम सबूत जो है अदालत में इनका इस पूरे गिरोह से कहें या ड्रग्स लेने में शामिल होने की बात साबित करती है। और एनडीपीएस एक्ट में कंजम्पशन और पोजेशन के लिए अगर आपके फिजिकली आपके पास कोई सबूत ना हो, लेकिन अगर कड़ियां जुड़ती हैं और आप तक ये पहुंचती हैं, तो अदालत इसको मंजूर करता है और इसमें कन्विक्शन भी आता है। तो इसीलिए एनसीबी फूक को कदम रख रही है। आज जल्दबाजी नहीं की। चैट्स पर उनका इन्वेस्टिगेशन जो चल रहा था उस पर उनका इंट्रोगेशन हुआ। आगे बयानात पर और फेस टू फेस इंट्रोगेशन रिया का सैमुअल, दीपेश और शोविक, इन तीनों के साथ कराया जाएगा। काफी महत्वपूर्ण जानकारी आपने गणेश दी है। अब हम सीबीआई की बात कर लेते हैं। जो सीबीआई की जांच चल रही है उससे जुड़ी जो जानकारी है वो आपको बताते हैं। सबसे पहले अब तक की जो तहकीकात है वो क्या इशारा करती है, उसके बाद हम अपने संवाददाता से भी इस पर बात करेंगे, उनका इस बारे में क्या कहना है हम जानेंगे। तो जो चक्रव्यूह है इसमें एक सीबीआई का भी है। आप समझिए 8 जून को ऐसा क्या हुआ था कि सुशांत का घर छोड़ दिया, यह सवाल रिया से सीबीआई ने पूछा था। इसके अलावा आपने सुशांत को क्यों ब्लॉक किया था, यह सवाल भी पूछा गया। क्या आपने सुशांत की सेहत के बारे में जानने की कोशिश की थी, यह एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल था सीबीआई का। 8 से 13 जून के बीच सिद्धार्थ, नीरज और दीपेश सावंत के टच में थी, यह सवाल भी पूछा गया। क्या किसी से भी सुशांत ने कोई बातचीत की थी? ये तमाम सवालात जो रिया से पूछे गए हैं, और ये ऐसे सवाल हैं जिससे कई अहम जानकारियां निकलकर सामने आ सकती हैं। हमारे साथ रक्षित, हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। रक्षित, सीबीआई की जो जांच है, अब तक की जांच, उसमें क्या आपको लगता है कि रिया पर शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है और क्यों? बिल्कुल, देखिए रिया को जो लगातार सीबीआई ने पूछताछ की है, उसके बाद में आज के दिन जो पूछताछ जिन लोगों से हुई है वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। क्योंकि जय शाह से बात हुई है जो कि फाइनेंशियल मैनेजर थी सुशांत सिंह राजपूत की, तो उनके जितने भी वित्तीय लेन देन है उसके संबंधों को लेकर बात हुई है। इसके अलावा सुशांत सिंह राजपूत के जो टैलेंट मैनेजर थे उदय सिंह गौरी, उनसे लंबी पूछताछ हुई है। इसके अलावा एक जर्नलिस्ट जो है उनसे भी बातचीत हुई है, निशांत भूसे से। इसके अलावा सुशांत की बहन मीतू सिंह, जो उनका कुक था नीरज, और उसके अलावा एक और महत्वपूर्ण कड़ी है आज के क्रम में जो सीबीआई ने पूछताछ की है, वो है एम्बुलेंस के ड्राइवर जो कि सुशांत की डेड बॉडी को लेकर गए थे। तो ऐसे में सीबीआई ने अपनी तरफ से यही कोशिश की है जानने की कि जिस तरीके से एम्बुलेंस को लेकर तमाम तरह की जो थ्योरीज हैं वो सामने आ रही थी, तो इसी क्रम में आज जो एम्बुलेंस ड्राइवर और एम्बुलेंस ओनर से जो बातचीत हुई है वो भी काफी अहम हो जाती है। इसके अलावा एक जो पत्रकार हैं उनसे भी बातचीत की है। तो सीबीआई तमाम तरह से जो जितने भी पहलू हैं, जितने भी सवाल उठे हैं, उनके जवाब जानने की कोशिश में लगातार बनी हुई है। चलिए अब हम ईडी के एंगल से बात कर लेते हैं। जो ईडी की जांच हुई है उसका आखिर क्या हासिल है, आप समझिए। सबसे पहले पूरी जो जांच पड़ताल है, ईडी ने 17 घंटे तक जो पूछताछ की है उसका हासिल क्या है वो हम पहले आपको बताते हैं।
ग्राफिक्स के जरिए पूरी जानकारी देंगे, फिर अपने संवाददाता के पास चलेंगे। ये 4 चक्रव्यूह हम कह रहे हैं, जो उसमें एक ईडी भी है। इतनी कम कमाई में इतना महंगा फ्लैट कैसे खरीदा? यूरोप टूर का खर्चा किसने उठाया? यह सवाल भी रिया से ईडी ने पूछा है। इसके अलावा सुशांत का इतना पैसा कहां खर्च होता था, यह एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल था। इस बारे में जानकारी मांगी गई है। सुशांत की कंपनियों के बारे में क्या जानती हैं, यह सवाल भी पूछा गया। सुशांत की कंपनी के शेयर होल्डर कौन कौन थे, यह भी ईडी ने सवाल पूछा रिया से। दरअसल ये वो सवाल हैं जिनके जवाब मिलने के बाद सुशांत डेथ मिस्ट्री की जो अनसुलझी कड़ियां हैं वो सुलझ सकती हैं। अंकित गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित के पास अब चलते हैं। और अंकित, ये बताइए कि जो ये पूरी जांच पड़ताल हुई है, ईडी ने 17 घंटे की पूछताछ की, कुछ हासिल नहीं हुआ, मनी ट्रेल का पता नहीं चला, आगे क्या ईडी की जांच आपको किस दिशा में जाती दिख रही है? अखिलेश, साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि ईडी ने भले ही 17 घंटे पूछताछ की हो, लेकिन रिया ने बार बार यही बताने की कोशिश की है कि सुशांत, क्योंकि वो गर्लफ्रेंड थी, उनके साथ में रहती थी, तो सुशांत उनके ऊपर पैसा खर्च कर रहे थे। फिर चाहे वो यूरोप टूर की बात हो या फिर गिफ्ट्स की बात हो, उन सारी चीजों को लेकर के रिया ने जो ईडी को बयान दिया है, उससे फिलहाल ईडी को बहुत कुछ नहीं मिला है। लेकिन मेरे को यहाँ पर यह हमको जो साफ कर देना जरूरी है कि अभी जो 3 एक्टिव एजेंसी जांच कर रही है इस मामले की, प्रवर्तन निदेशालय यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, दूसरी सीबीआई और तीसरी एनसीबी, तो इन तीनों में सबसे पहले जो मामला दर्ज किया है वो ईडी नहीं किया है। हालांकि ईडी को उस तरह से तो कुछ नहीं मिला, लेकिन आज जो रिया कटघरे में खड़ी हो रही है, घेरे में आ रही है, यानी कि एनसीबी की जांच की, उसका क्लू भी किसने दिया है एनसीबी को जांच के लिए? वो ईडी नहीं दिया है। ईडी को जब उसने अपनी जांच की है तो उस दौरान कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन मिले थे जिससे यह लग रहा था कि ड्रग डीलिंग का मामला हो सकता है। ईडी ने एनसीबी को जानकारी दी और आज की तारीख में एनसीबी वो कटघरे में खड़ा कर रही है और रिया चक्रवर्ती कटघरे में फंसती जा रही है। तो तीनों एजेंसीज के बीच में कहीं ना कहीं जो एक कोऑर्डिनेशन चल रहा है, भले ही ईडी को सीधे तौर पर कुछ ना मिला हो, लेकिन ईडी की जांच में ही वो तथ्य सामने आए थे जिसके बेसिस पर एनसीबी जांच कर रही है। और अब एनसीबी जिस मामले में जांच कर रही है, अगर उसमें से कुछ ऐसी कड़ी निकलती है तो वो सीबीआई को बताएगी। तो लेकिन एजेंसीज आपस में सामंजस्य, ये जो मनी ट्रेल की बात सामने आ रही है, इसे खंगालने के लिए क्या आपको लगता है कि ईडी आगे अभी और पूछताछ करेगी, फिर से रिया को बुलाया जाएगा? बहुत हद तक मुमकिन है, क्योंकि फिलहाल जो है अभी ईडी ने जो उनके पिता ने, यानी कि सुशांत के पिता के सिंह ने जो है पटना में एफआईआर दर्ज करवाई थी, उसके आधार पर ईडी ने मामला दर्ज किया था। उसमें यह कहा गया था कि सुशांत के खाते में करीबन 15 करोड़ रुपए था, जो कि कहां गया पता नहीं, वो जो है खर्च हो गया है और किसने किया है इसका पता लगाना चाहिए। ईडी ने उस आधार पर अपनी जांच को आगे बढ़ाया और उस 15 करोड़ रुपए के बारे में सीधे तौर पर कोई जानकारी नहीं मिली। तो फिलहाल ईडी को जो शुरुआती जांच है उसमें कुछ नहीं मिला है, लेकिन ये कह देना कि ईडी की जांच में कहीं कभी कुछ निकलेगा ही नहीं, कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि ईडी की जांच अभी भी जारी है, अभी भी इस केस से जुड़े हुए अलग अलग लोगों को बुला रही है। जी, अब चलिए जरा हम रुख कर लेते हैं। हमारे साथ गणेश ठाकुर भी जुड़े हुए हैं और उनसे हम बात करेंगे मुंबई पुलिस की जांच को लेकर। चूंकि ये जो हम चक्रव्यूह आपको लगातार दिखा रहे हैं ना, 4 चक्रव्यूह में रिया है, उनमें एक मुंबई पुलिस भी है, और मुंबई पुलिस की जो जांच है वही सवालों के घेरे में है। यानी इस चक्रव्यूह में ऐसा लगा कि मुंबई पुलिस खुद भी उलझी हुई है। सुशांत ने क्यों सुसाइड किया होगा, यह सवाल मुंबई पुलिस ने पूछा था रिया से। सुशांत के डिप्रेशन के बारे में कब पता चला, यह जानकारी ली गई थी। मुंबई पुलिस की जो जांच हुई थी उससे बड़ी बातें जो जुड़ी हुई रही वो मैं आपको बता रहा हूं। सुशांत के डिप्रेशन की वजह क्या थी, यह भी पूछा गया था। सुशांत ने फिल्में क्यों छोड़ी, यह सवाल भी पूछा गया था। कुल मिलाकर मुंबई पुलिस शुरू से यह मानकर चल रही थी कि खुदकुशी का मामला है। क्यों बॉलीवुड छोड़ना चाहते थे सुशांत, यह भी एक सवाल अहम था जो मुंबई पुलिस की तरफ से पूछा गया था। आइए हम गणेश ठाकुर के पास आपको लिए चलते हैं। गणेश, मुंबई पुलिस की जांच शुरू से ही बॉलीवुड और बाहरी यानी नेपोटिज्म पर चल रही थी। क्या आगे भी आपको लग रहा है कि मुंबई पुलिस इस दृष्टिकोण से, इस एंगल से जांच करती रहेगी? जी देखिए, अभी भी जो एडीआर केस रजिस्टर की है, जिसका इंक्वेस्ट के अंडर इंक्वायरी चल रही है, वो अभी भी इंक्वायरी क्लोज नहीं हुई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई पुलिस से इंक्वायरी क्लोज करने के लिए कहा नहीं। जो भी मामले दर्ज होंगे वो पूरी तरह से सीबीआई जांच करेगी, ऐसा था। तो ये मामला नहीं है, इंक्वायरी है, इंक्वायरी आगे जारी रखेगी, लेकिन फिलहाल इंक्वायरी हो नहीं रही है। आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दूं, क्योंकि हम इस पहलू की भी अभी इसमें चर्चा कर रहे हैं। मुंबई पुलिस ने सबसे पहले रिया का ही बयान लिया था उन 4 लोगों के बाद में जो उस समय घर पे मौजूद थे। रिया से 11 घंटे तक पूछताछ करी थी और रिया से पूछा गया था कि डिप्रेशन की वजह क्या थी। तो रिया ने बताया था कि बॉलीवुड में उनके खिलाफ जो ब्लाइंड आर्टिकल छपते थे, बॉलीवुड में जो ग्रुपिज्म चलता था, उस वजह से सुशांत डिप्रेशन में थे और वो डिप्रेशन की ट्रीटमेंट वो ले रहे थे, उसमें वो मदद कर रही थी। और ब्लाइंड आर्टिकल और ये नेपोटिज्म या ग्रुपिज्म को प्रूव करने के लिए
रिया ने एक वेबसाइट है पिंक विला, उसका आर्टिकल मुंबई पुलिस को दिया था, जिसमें सुशांत के बारे में कई सवाल खड़े किए गए थे। उनके मीटू एपिसोड के बारे में भी लिखा गया था और उनके जो कैरेक्टर के बारे में लिखा गया था। तो उससे सुशांत काफी डिप्रेशन में चले गए थे, ऐसा रिया ने पुलिस को बताया। और फिर पुलिस की जांच जो थी वो ब्लाइंड आर्टिकल्स और ब्लाइंड आइटम्स की तरफ चली गई, ग्रुपिज्म की तरफ चली गई और नेपोटिज्म की तरफ चली गई। तो यही सवाल बनता है कि रिया ने क्या उस समय भी मुंबई पुलिस को एक अलग दिशा में भेजने की कोशिश की थी? मुंबई पुलिस का कहना है कि हमारे पास कोई शिकायत नहीं थी रिया के खिलाफ, तो हमने उस एंगल से या उस दृष्टिकोण से जांच नहीं की, उनको बस एक विटनेस के तौर पे उनका एग्जामिनेशन किया था। अगर बिहार में जो केस रजिस्टर की है, जो शिकायत की गई है, वो हमको मिलती तो हम रिया से इन सब पहलुओं की जांच करते और पूरी तह तक जाते। लेकिन रिया ने उस समय ये सारा एंगल सामने लाया और मुंबई पुलिस को उस दिशा में जांच करने के लिए आगे भेजा। चलिए गणेश, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा, आप हमारे साथ जुड़े रहें। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, दर्शकों को हम बता दें, कंगना रनौत को हिमाचल प्रदेश की सरकार ने सुरक्षा दे दी है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कंगना रनौत की बहन ने सुरक्षा बढ़ाने को लेकर फोन किया था और इसी के बाद यह फैसला लिया गया है। सीएम ने यह भी कहा कि कंगना 9 सितंबर को मुंबई जा रही हैं, वहां उनके साथ हिमाचल पुलिस की सुरक्षा जाएगी या नहीं, इस पर विचार चल रहा है। बात हुई है और उनके पिताजी ने पुलिस को लिख करके दिया है सुरक्षा के लिए। तो सुरक्षा के लिए मैंने डीजीपी को कह दिया है, स्टेट के अंदर भी। और अभी फिलहाल वो जहां मुंबई जाने का कार्यक्रम उनका 9 तारीख का है, तो उस वक्त भी हिमाचल प्रदेश की ओर से सुरक्षा की दृष्टि से जो है उस पर विचार चल रहा है। हमारी एक जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि वो हिमाचल से हैं, हिमाचल की बेटी है, सेलिब्रिटी है। अपनी सुरक्षा के लिए उनने पुलिस विभाग से मदद मांगी है, सरकार से मदद मांगी, वो मदद हम देंगे। और जिस तरीके से आर पार के मूड में कंगना नजर आ रही हैं, जाहिर तौर पर यह बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि 9 तारीख को क्या होगा जब वो मुंबई पहुंचेंगी, जिस तरह की बात उन्होंने कही है। आइए हम आपको गणेश ठाकुर के पास लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं मुंबई से। और गणेश, इस पूरे मामले में हम अगर गौर करें, एक तरफ तो सुशांत सिंह राजपूत की डेथ मिस्ट्री को लेकर पूछताछ हो रही है, तमाम तफ्तीश जारी है। दूसरी तरफ ऐसा लग रहा है कि राजनीति भी जमकर हो रही है। और कंगना जिस तरीके से आर पार की मूड में, आपको क्या लग रहा है कि क्या हो सकता है 9 तारीख को मुंबई में? जी देखिए, शिवसेना ने एग्रेशन दिखाया है और आक्रामक तेवर दिखाते हुए शिवसेना की महिला इकाई जो है वो कंगना का विरोध करने की पूरी तैयारी में है। मुंबई पुलिस से हमने पूछा था कि क्योंकि कुछ लोगों ने शिकायत की थी कि कंगना रनौत के खिलाफ जो उन्होंने मुंबई की तुलना पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से की थी, तो उस लिए देशद्रोह का मामला उनके खिलाफ दर्ज किया जाए। लेकिन मुंबई पुलिस ने अभी उस पर कोई विचार नहीं किया है। हालांकि कुछ लोग इनके खिलाफ गए हैं। शिवसेना की अगर बात करें तो कुछ एमएलए और कुछ बड़े नेताओं ने ये साफ कर दिया है कि जिस तरह कंगना रनौत ने मुंबईकर, महाराष्ट्र सरकार और ठाकरे परिवार पर निशाना साधा है, वो सहन नहीं करेंगे और कंगना के खिलाफ आक्रामक आंदोलन मुंबई में होगा। तो 9 तारीख को जब वो पहुंचेगी, एयरपोर्ट से लेकर मुंबई तक तनाव की स्थिति होगी। इसलिए मुंबई पुलिस को उस तरह की सुरक्षा देनी होगी, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो सकती है। लेकिन राजनीति भी इस पर जमकर हो रही है। संजय राउत ने आज कहा कि अगर कंगना रनौत नहीं माफी मांगती है तो मैं भी माफी नहीं मांगूंगा। शिवसेना के तेवर बड़े आक्रामक हैं और ये आक्रामक तेवर 9 तारीख को भी मुंबई में कंगना के खिलाफ देखने मिलेंगे। अखिलेश, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गणेश ठाकुर इस जानकारी के लिए आपका। हमारे साथ हमारे तमाम संवाददाता जुड़े हुए थे। अंकित, आपका भी धन्यवाद। रक्षित हमारे साथ जुड़े हुए थे और मनोज वर्मा भी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए शुक्रिया। और